हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड परीक्षावाणी क्लास पार्ट 8 के बारे में। दोस्तों, जैसा कि पता है, हमारी परीक्षावाणी की ये सीरीज चल रही है जिसमें हमने अभी तक 7 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। और उसमें जो भी प्रश्न परीक्षावाणी पुस्तक के पीछे दिए गए हैं उनको विस्तृत रूप से डिटेल्स में मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स जो कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के द्वारा करवाए जाते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम कैलेंडर भी दोस्तों आ चुका है। जून जुलाई तक आपका वन आरक्षी का एग्जाम पेपर होना है, उसके बाद का कैलेंडर भी आप लोगों के पास में है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, आप समय कम बचा हुआ है। उत्तराखंड के साथ साथ ही दोस्तों आप बहुत जल्द मैं हिंदी और जीएस की क्लासेस भी आप लोगों के लिए लाने वाला हूं। तो इससे पहले वाली वीडियोज़ में हम दोस्तों 51 तक के प्रश्नों के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम 52 से अपने प्रश्नों को शुरू करेंगे और इंपॉर्टेंट प्रश्न करते हुए चलेंगे। आप लोग इन पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर करते हुए चलें और एज ए रिवीजन फैक्ट भी आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, या फिर उत्तराखंड की ही दोस्तों एक उत्तराखंड की हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक पर, तो आप उस टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइए। वहाँ पे डेमो टेस्टेस हैं, वहाँ पे फुल लेंथ मॉक टेस्टेस है, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो आप उन पेपर्स को जरूर देखिए, वो आपके उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। बाकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था, लगभग लगभग सभी दोस्तों का आंसर यहाँ पे सही आया हुआ है। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे डी पंत जी। कौन थे? डी पंत जी थे। और ये दोस्तों हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। अब यूकेडी के बारे में दोस्तों थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि यूकेडी की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि यहाँ से भी बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। तो 25 जुलाई 1979, 25 जुलाई 1979 को दोस्तों यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हुई थी। कहाँ पे की गई थी? मसूरी में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? डी पंत को ही इसके संस्थापक के रूप में ही माना जाता है, और डी पंत को ही इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में भी जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका क्या? डी पंत। अब दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल से निर्वाचित होने वाले प्रथम विधायक कौन थे, या यूकेडी से प्रथम व्यक्ति कौन थे जिन्होंने जो निर्वाचित हुए थे? ठीक है, तो यूकेडी से प्रथम निर्वाचित सदस्य थे कौन दोस्तों? जसवंत सिंह बिष्ट। जसवंत सिंह बिष्ट दोस्तों, जिन्होंने 1900 कहीं कहीं किताबों में 1980 दिया गया है दोस्तों, कहीं कहीं किताबों में 1990 दिया गया है। तो आप ये दोनों ही नोट कर लीजिएगा। वैसे 1990 में जसवंत सिंह बिष्ट जी यूकेडी से प्रथम व्यक्ति थे जो कि रानीखेत की सीट से निर्वाचित हुए थे। तो आपको यह प्रश्न दोस्तों डायरेक्टली याद रखना है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि प्रदेश संघर्ष समिति का गठन कब किया गया था? तो याद रखना है आपको दोस्तों, प्रदेश संघर्ष समिति का गठन 1988 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? शोभन सिंह जीना। शोभन सिंह जीना जी के द्वारा दोस्तों प्रदेश संघर्ष समिति का गठन किया गया था। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है दोस्तों कि पर्वतीय विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो पर्वतीय विकास निगम की स्थापना 1971 में की गई थी। बाकी कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, आपको बताइए कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 31 मार्च 1976 को की गई थी, और गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना भी 31 मार्च 1976 को ही की गई थी। तो इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि एक प्रश्न हाल ही के एग्जाम में पूछा भी गया था कि पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब हुआ था? 1967 में हुआ था। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए आप इनको नोट डाउन करते हुए जरूर चलें। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, 1968 में खोजे गए लाखू गुफा जिसमें मानव और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़ाछीना के पास दलबैंड पर स्थित है। यह दलबैंड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये दलबैंड आपको बताइए कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और लाखू उडियार या लाखू गुफा भी हमारी अल्मोड़ा में स्थित है, जिसकी खोज 1968 में महेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा की गई थी। और इसे उत्तराखंड का प्रथम शैलाश्रय के रूप में भी जाना जाता है, और उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के प्रथम गुफा चित्र स्थल के रूप में भी लाखू उडियार को ही जाना जाता है, जो कि अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर स्थित है। और लाखू उडियार से जो हमें गुफा चित्र मिले हैं, इन गुफा चित्रों की जो मैचिंग है वह भीमबेटका गुफा जो कि मध्य प्रदेश है उससे भी मैच खाती है। यहाँ पे नृत्य प्रधान संस्कृति के बारे में बताया गया है, और यहीं से दोस्तों हमारी बाद में 7 मानवाकृतियों की खोज भी की गई थी। तो लाखू उडियार आपको याद रखना है, इससे पहले मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अल्मोड़ा में स्थित है, सुयाल नदी के तट पर स्थित है, दलबैंड के पास में बाड़ाछीना में यह स्थित है, और मध्य हिमालय की प्रथम गुफा चित्र के रूप में भी इसे जाना जाता है।
अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख दोस्तों में ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में ही दोस्तों उत्तराखंड को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या फिर मानुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। क्या कहा गया है? देवभूमि या फिर मानुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। और यहीं से दोस्तों एक प्रश्न भी बनता है कि उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल का प्रधान स्रोत क्या है, मतलब प्रमुख स्रोत क्या है? तो वह है दोस्तों साहित्य। साहित्य से हमें उत्तराखंड के बारे में ज़्यादातर चीज़ें पता चलती हैं। और उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या फिर मानुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 55वां, किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है? तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या फिर मानुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है। किसमें? ऋग्वेद में। अब यहीं से प्रश्न आता है कि ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड को दोस्तों कहा गया क्या? उत्तर कुरु। क्या कहा गया है? उत्तर कुरु कहा गया है। उत्तर कुरुओं के निवास स्थान के कारण ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है। स्कंद पुराण में दोस्तों हमारे उत्तराखंड से मुख्यतः हमें दो खंडों का उल्लेख मिलता है, एक है मानस खंड और दूसरा है केदारखंड। वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र हमारा मानस खंड नाम से जाना जाता है और वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र हमारा प्राचीन समय में केदारखंड नाम से जाना जाता था। ठीक है, और यहीं से प्रश्न आता है कि महाभारत के वन पर्व में उत्तराखंड के लिए किस नाम से संबोधित किया गया? उत्तराखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो दोस्तों इसमें अलग अलग नाम हमें देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं मतलब महाभारत कहें या फिर हम कहें पुराणों में कहें तो जैसे कि उत्तरखंड देखने को मिलता है, ब्रह्मपुर देखने को मिलता है, खस देश देखने को मिलता है, इसी के साथ तपोभूमि, बद्रिक आश्रम, केदारखंड, ये अनेकों नाम हमें उत्तराखंड के देखने को मिलते हैं। ठीक है, याद रखना आपको। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 56वां प्रश्न देखिए, अभी अब मैंने आपको बताया गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? तो गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड का उल्लेख दोस्तों में स्कंद पुराण में मिलता है। किसमें? स्कंद पुराण में। और दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक डिटेल्स में पढ़ना है ना, तो हमारी आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे एक टॉपिक है उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास भाई अजय सिंह रावत और यशवंत सिंह कटौच वाले। ठीक है, और इसी के साथ साथ अजय रावत के वन लाइनर क्वेश्चन वाली एक सीरीज है। ये वीडियो जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल्स में बताई हुई हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्कंद पुराण के केदारखंड में स्कंद पुराण में जो हमारा केदारखंड था वह वर्तमान का हमारा गढ़वाल क्षेत्र था, और स्कंद पुराण का जो हमारा मानसखंड है वह वर्तमान के कुमाऊं क्षेत्र के रूप में उसकी पहचान की जाती है। ठीक है, और उत्तराखंड के नामकरण के बारे में कहा जाता है कि उत्तराखंड का जो नामकरण है या उत्तराखंड यह महाभारत काल में हुआ था। ठीक है, तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड कहा गया और कुमाऊं के लिए मानसखंड का प्रयोग किया गया है। और स्कंद पुराण में टोटल 5 हिमालयी खंड थे दोस्तों, जिसमें से एक तो था नेपाल, दूसरा था मानसखंड, तीसरा था केदारखंड, चौथा था जालंधर और पांचवा था कश्मीर। तो स्कंद पुराण के 5 हिमालयी खंडों में से 2 खंडों का संबंध केदारखंड और मानसखंड का संबंध उत्तराखंड से माना जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो स्कंद पुराण में दोस्तों माया क्षेत्र हरिद्वार से लेकर के हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को दोस्तों केदारखंड कहा गया। केदारखंड यानी कि वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र। तो अभी माया क्षेत्र हरिद्वार कहाँ स्थित है दोस्तों? हरिद्वार गढ़वाल में स्थित है, तो आप इसीलिए कह सकते हैं कि यह केदारखंड की सीमा बताई गई है माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक को। ठीक है, तो याद रखना है, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि केदारखंड का जो विस्तार था वह माया क्षेत्र या गंगा द्वार हरिद्वार से लेकर श्वेत पर्वत हिमालय तक जो विस्तार था, ठीक है, उसी को केदारखंड नाम से जाना गया है स्कंद पुराण में। तो याद रखना है, माया क्षेत्र या गंगा द्वार या हरिद्वार से लेकर के श्वेत पर्वत हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और फैक्ट आता है केदारखंड से, टॉस नदी या तमसा नदी से लेकर बौद्धांचल पर्वत श्रेणी या नंदा देवी पर्वत श्रेणी या फिर बधाण पर्वत श्रेणी तक के क्षेत्र को भी केदारखंड नाम से जाना गया है। किसमें? स्कंद पुराण में। याद रखना है आपको। ठीक है, तो माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक का विस्तृत क्षेत्र या माया क्षेत्र हरिद्वार या गंगा द्वार से लेकर श्वेत पर्वत हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? केदारखंड कहा गया है। ऐसे तमसा या टॉस नदी से लेकर बौद्धांचल पर्वत या नंदा पर्वत या बधाण पर्वत या नंदा देवी पर्वत तक के क्षेत्र को भी हमारा केदारखंड ही कहा गया है। अगला प्रश्न है कि स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो स्कंद पुराण में नंदा देवी से लेकर के कालगिरी तक के क्षेत्र को दोस्तों हमारा क्या कहा गया है? मानसखंड कहा गया। मानसखंड यानी कि वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र है। ठीक है, तो आपको बताइए नंदा देवी पर्वत जो है कुमाऊं और गढ़वाल के विभाजक पर्वत के रूप में जाना जाता है और इसे बधाण पर्वत श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। कुमाऊं और गढ़वाल को अलग अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला के रूप में भी नंदा देवी पर्वत श्रृंखला को ही जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, तो मानसखंड में नंदा देवी पर्वत से लेकर कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? मानसखंड यानी कि वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र कहा गया है। वहीं टॉस नदी या तमसा नदी से लेकर के नंदा देवी पर्वत या बधाण पर्वत तक के बीच के क्षेत्र को केदारखंड कहा गया है। तो ये प्रश्न भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि पुराणों के अनुसार मानव के आदि
पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर स्थित थी? तो कुबेर की राजधानी दोस्तों कहाँ पे स्थित है? बद्रिकाश्रम के पास में अलकापुरी में स्थित थी। क्या? कुबेर की राजधानी। आपको ये पॉइंट डायरेक्टली नोट डाउन करना है। बहुत बार दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कुबेर की राजधानी के संबंध में, ठीक है। तो आदि पूर्व मनु का निवास स्थान और धन के देवता कुबेर की राजधानी कहाँ स्थित थी? बद्रिकाश्रम में स्थित। और ये बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर स्थित थी? तो अलकापुरी नामक स्थान पर स्थित थी, जो कि हमारा चमोली जनपद में पड़ता है, ठीक है। और ऋग्वेद के अनुसार दोस्तों ये कहा गया है कि जब हमारा प्रलय आया था तो प्रलय के बाद में प्राणाग्राम में सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए शरण ली थी और यहीं से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई थी। तो प्रश्न बन सकता है कि सृष्टि की रचना का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? प्राणाग्राम से माना जाता है, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में ही स्थित है ऐसा माना जाता है। यहीं पर दोस्तों मरीच, अंगिरी, वशिष्ठ, मनु आदि वंशों की हमारी परंपरा शुरू हुई थी और यहीं के अलकापुरी नामक स्थान में जहाँ पे कुबेर की राजधानी स्थित है और मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु के निवास स्थान के रूप में भी इसी अलकापुरी को जाना जाता है। तो मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु के निवास स्थान के रूप में या फिर कुबेर की राजधानी के रूप में किस स्थान को जाना जाता है? अलकापुरी को जाना जाता है, जो कि बद्रिकाश्रम के पास में ही स्थित है, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों जो भी हमारे प्राचीन में हमारे मुख्य मुनि थे, जैसे दक्ष, मरीचि, पुतस्य, पुलह, ऋतु, अत्रि, वशिष्ठ, इन सब का निवास स्थान गढ़वाल क्षेत्र या फिर उत्तराखंड का क्षेत्र ही माना जाता रहा है, ठीक है। और हमारे कुछ इतिहासकार जैसे कि शिवानंद नौटियाल जी हो गया, भजन सिंह हो गया, इनके अनुसार तो दोस्तों यह कहते हैं कि ऋग्वेद में जिस शब्द सिंधु देश का उल्लेख मिला है वह कुछ नहीं हमारे उत्तराखंड का ही गढ़वाल क्षेत्र है, ठीक है। तो कुछ इतिहासकार तो ये सप्त सिंधु देश के पूरे उल्लेख को हमारे गढ़वाल से ही वर्णित कर देते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अलकापुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है, ठीक है। तो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। याद रखना आपको ये पॉइंट भी। और अगर आपसे पूछा जाए नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा, स्कंद गुफा और गणेश गुफा ये कहाँ स्थित है? यह बद्रीनाथ में स्थित है, ठीक है। तो वशिष्ठ गुफा और वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? टिहरी में स्थित है। वहीं आपसे पूछा जाएगा गणेश गुफा, नारद गुफा, मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा और स्कंद गुफा ये कहाँ स्थित है? यह हमारा बद्रीनाथ में स्थित है, चमोली जनपद में, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक है हमारा। अगर आपको डिटेल्स में ये चीज़ें पढ़नी है तो आप वो इतिहास वाली वीडियोस देख लीजिएगा। स्टार्टिंग से ही मैंने डाली हुई हैं, काफ़ी डिटेल्स में मैंने आपको ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे बताने का प्रयास किया हुआ है, ठीक है। तो सप्त सिंधु देश का सब जो वो प्रयुक्त किया गया वो गढ़वाल के लिए प्रयुक्त किया गया, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे ही एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था हाल ही में कि बौद्ध साहित्य में के ग्रंथों में उत्तराखंड को क्या कहा गया? तो हिमवंत कहा गया। क्या कहा गया? हिमवंत कहा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे कुछ अन्य फैक्ट्स होते हैं जैसे कि तपोभूमि, बद्रिकाश्रम, केदारखंड, पर्णभूमि, ऋषि भूमि पर पवित्र क्षेत्र नामों से भी हमारे उत्तराखंड को जाना जाता है, ठीक है। बद्रिकाश्रम में दोस्तों हमारा षष्ठलिप्त संहिता की रचना की गई थी व्यास जी के द्वारा। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो कुबेर की राजधानी अलकापुरी, मनुष्य के आदि पूर्वज का निवास स्थान अलकापुरी, सप्त सिंधु देश आपको बताइए गढ़वाल के लिए प्रयोग किया जाता है, वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम कहाँ स्थित है? यह टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि यह कौन से पर्वत पर स्थित है? तो ये भी आप याद रखिएगा, विसोम पर्वत। कौन सा पर्वत दोस्तों? विसोम पर्वत पर स्थित है वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ आश्रम। ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है? तो प्राचीन ग्रंथों में दोस्तों केदारनाथ के लिए भृगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए? केदारनाथ के लिए, ठीक है। और महाभारत के वन पर्व में, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों, महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ के लिए भृगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि महाभारत के वन पर्व में ऐसा कहा गया दोस्तों कि हरिद्वार से केदारनाथ तक के मतलब तक की यात्रा में पड़ने वाले जो हमारे स्थानों का वर्णन इसमें किया गया है, ठीक है, महाभारत के वन पर्व में। और इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे बताया गया है कि लोमस ऋषि के साथ में पांडव इस क्षेत्र में आए थे और केदारनाथ का जो संबंध हमारा माना जाता है वो भृगतुंग शब्द का प्रयोग केदारनाथ के लिए ही किया गया है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है, ठीक है। ऐसे ही अगला हमारा प्रश्न बात करते हैं कि आपसे ये भी प्रश्न पूछा है दोस्तों कि निम्न में से भृगतुंग का संबंध किससे है? क्योंकि बहुत बारे प्रश्न पूछा गया, तो केदारनाथ से है। केदारनाथ के प्राचीन नाम के रूप में भृगतुंग को जाना जाता है और ये केदारनाथ कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, ठीक है। 4 धामों में सबसे ऊंचाई पर स्थित धाम के रूप में भी केदारनाथ धाम को ही जाना जाता है, ठीक है। केदारनाथ धाम के कपाट कब खुलने वाले हैं? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ स्थित थी? ठीक है, तो रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी दोस्तों हमारी स्थित थी कहाँ पे? जोशीमठ में, ठीक है। और कभी कभी आपको जोशीमठ ऑप्शन में ना देखे दोस्तों, क्या ज्योतिषपुर ऑप्शन में देखा, ज्योतिषपुर,
ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी कहाँ स्थित थी, जोशीमठ या फिर ज्योतिषपुर में स्थित थी बाणासुर की राजधानी। और ये जोशीमठ कहाँ पड़ता है दोस्तों, चमोली जनपद में स्थित है जोशीमठ या फिर ज्योतिषपुर। तो जोशीमठ के प्राचीन नाम के रूप में भी ज्योतिषपुर को जाना जाता है, जो कि बाणासुर की राजधानी थी। ठीक है। और यहीं से दोस्तों एक प्रश्न बनता है, बाणासुर की राजधानी तो जोशीमठ में थी, आपसे पूछा जाएगा बाणासुर का किला, क्या बाणासुर का किला कहाँ स्थित है। तो बाणासुर का किला दोस्तों हमारा कहाँ पे स्थित है, चंपावत जनपद में स्थित है। कहाँ पे, चंपावत जनपद में स्थित है। ये पॉइंट भी दोस्तों आपको डायरेक्टली नोट डाउन करना है। यहीं से एक प्रश्न कभी कभी ये पूछा जाता है दोस्तों कि मनसार का मेला कहाँ लगता है, तो सीतोनस्यु पट्टी, जो कि हमारे देवप्रयाग के आसपास में स्थित है। ठीक है। सीतोनस्यु पट्टी में क्या होता है, मनसार का मेला लगता है। ठीक है। यह सीतोनस्यु पट्टी पौड़ी गढ़वाल के जनपद में मुख्यतः यह स्थित मानी जाती है, और यहीं से माना जाता है कि माता सीता धरती में समाई थी। ठीक है। और भगवान रघुनाथ का प्रसिद्ध मंदिर हमारा देवप्रयाग में स्थित, आपको बताइए देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम भी होता है। और यहीं से एक प्रश्न ये भी बनता है कभी कभी कि लक्ष्मण की तपस्थली के रूप में कौन से स्थान को जाना जाता है, तो तपोवन, जो कि हमारा टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, उसे लक्ष्मण की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों कि चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये प्रश्न तो आपको दोस्तों बहुत बार बता चुका हूँ कि चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, इनका जन्म हुआ था कण्वाश्रम में। प्राचीन काल में दो प्रसिद्ध हमारे शिक्षा के विद्यापीठ थे, एक था बद्रिकाश्रम, दूसरा था कण्वाश्रम। बद्रिकाश्रम चमोली जनपद में स्थित था और कण्वाश्रम पौड़ी गढ़वाल जनपद में स्थित था। और इसी कण्वाश्रम में दोस्तों महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य ग्रंथ अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी करी थी। और जो कण्वाश्रम है यह मालिनी नदी के तट पर स्थित है। दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है कण्वाश्रम, और वर्तमान में इसी कण्वाश्रम को चौका घाट नाम से जाना जाता है। किस नाम से, चौका घाट नाम से जाना जाता है। ठीक है। और यहीं पर हमारा चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म भी हुआ था। ये सभी पॉइंट दोस्तों आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं, महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ स्थित थी। तो महाभारत के वन पर्व के अनुसार दोस्तों पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी श्रीनगर स्थित थी। ठीक है। और इसी श्रीनगर को दोस्तों पुराणों में श्री क्षेत्र भी कहा गया है, श्री क्षेत्र भी कहा गया है पुराणों में श्रीनगर को। ठीक है। और पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी के रूप में हमारा सुबाहुपुर या श्रीनगर को जाना जाता है। श्रीनगर का ही प्राचीन नाम हमारा सुबाहुपुर भी देखने को मिलता है। सुबाहुपुर भी श्रीनगर के प्राचीन नाम के रूप में ही जाना जाता है, याद रखना दोस्तों आपको। और महाभारत के वन पर्व में यह कहा गया है कि उत्तराखंड के इस क्षेत्र में महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद या फिर किरात जातियों का आधिपत्य था। और इसी पुलिंद को दोस्तों कभी कभी कुलिंद नामों से भी जाना जाता है। तो पुलिंद या कुलिंद, ठीक है। तो प्रश्न आपसे इस प्रकार से बन सकता है एग्जाम में कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार किन दो जातियों का उत्तराखंड में आधिपत्य था। तो पुलिंद या कुलिंद और किरात जातियों का यहाँ पे आधिपत्य था। और उसी में से पुलिंद एक राजा थे सुबाहु, ठीक है, जिसे हम कुलिंद राजवंश के संस्थापक के रूप में या पुलिंद राजवंश के संस्थापक के रूप में भी जानते हैं सुबाहु को। और इस सुबाहु की प्रारंभिक राजधानी कहाँ स्थित थी, श्रीनगर में स्थित है। श्रीनगर या फिर सुबाहुपुर में स्थित थी। ठीक है। और सुबाहु के बाद में हमें यहाँ पे राजा विराट का उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी जौनसर के पास में फिर विराटगढ़ी के आसपास में स्थित थी। और इसी की पुत्री से बाद में अभिमन्यु का विवाह हुआ था, विराट की पुत्री उत्तरा से। और विराट की पुत्री उत्तरा से जब अभिमन्यु का विवाह हुआ था तो उत्तरा को यह पूरा क्षेत्र दहेज के रूप में दे दिया था विराट ने। इसी कारण इस क्षेत्र को उत्तराखंड नाम से इसका नाम उत्तराखंड पड़ता है। ये भी आपने स्टोरी पढ़ी हुई होगी। तो ये कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, आपको ध्यान से पढ़ने हैं। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि गोरखाकालीन नैथणा का किला कहाँ स्थित है। ठीक है। तो गोरखाकालीन नैथणा का किला दोस्तों हमारा कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा जनपद में स्थित है गोरखाकालीन नैथणा का किला। आप उत्तराखंड में दोस्तों कुछ प्रमुख किले हैं जिनके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, तो आप वो किले जरूर देख लीजिएगा। तो नैथणा का किला अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा में कुछ हमारे अन्य किले भी स्थित हैं। खगमरा का किला कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। किसने इसका निर्माण कराया था, भीष्मचंद ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है। मल्ला महल का किला ये भी दोस्तों अल्मोड़ा में स्थित है। और किसने इसका निर्माण कराया था, रुद्रचंद ने मल्ला महल के किले का निर्माण किया था। ठीक है। ऐसे ही दोस्तों लाल मंडी का किला भी कहाँ स्थित है, अल्मोड़ा में स्थित है। इसका निर्माण किसने किया था, कल्याण चंद ने इसका निर्माण किया था। ये पॉइंट भी आपको नोट। बाणासुर का किला मैंने आपको बता दिया कहाँ है, चंपावत में स्थित है। ठीक है। ऐसे ही राजबुंगा का किला या सुइयों का किला या सुई का किला ये भी दोस्तों कहाँ स्थित है, चंपावत में ही स्थित है। सिरमोही का किला कहाँ स्थित है, यह लोहाघाट चंपावत जनपद में ही स्थित है सिरमोही का किला। ठीक है। तल्ला महल का किला कहाँ स्थित है, तल्ला महल का किला दोस्तों हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। उद्योग चंद के द्वारा हमारा तल्ला महल के किले का निर्माण करा गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको याद रखने हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द कहाँ प्रयुक्त किया गया है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही दोस्तों ये पॉइंट बताया भी था जब मैं आपको प्रश्न एक्सप्लेन कर रहा था कि उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया, कि मतलब
उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किसमें किया गया दोस्तों? ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। किसमें किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग, ठीक है। और बौद्ध साहित्य के ग्रंथों में क्या कहा गया है, या पाली भाषा वाले ग्रंथों में हिमवंत कहा गया है, ठीक है। कौशिकी ब्राह्मण में क्या कहा गया है? तो कौशिकी ब्राह्मण में हमारा जो उत्तराखंड को कहा गया है वाक देवी का निवास स्थान बद्री का आश्रम। ये पॉइंट भी आपको एक्चुअली नोट डाउन करना है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से दोस्तों हमारा यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। किसके? यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। और वही प्रश्न ये भी बनता है कि जाखन देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो जाखन देवी मंदिर दोस्तों हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। ऐसे दोस्तों नागों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। कुमाऊं क्षेत्र में बेरी नाग, बेन नाग, धौल नाग, काली नाग, पिंगल नाग, खरगी नाग, वासु नाग, वासुकी नाग आदि कई नाग देवताओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिससे हमें उत्तराखंड में प्राचीन काल में यक्षों के बाद में यहाँ पे नागों के निवास की भी पुष्टि मिलती है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों क्या? बेरी नाग मंदिर। कहाँ? पिथौरागढ़ जनपद में। काली नाग मंदिर कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में। धौली नाग मंदिर जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों हाल ही में कुछ समय पहले, ठीक है। धौली नाग मंदिर कहाँ स्थित है? बागेश्वर जनपद में स्थित है, बागेश्वर जनपद में। वहीं फेड़ी नाग मंदिर कहाँ स्थित है? फेड़ नाग मंदिर भी बागेश्वर जनपद में ही स्थित है। ये कुछ प्रसिद्ध नाग देवता मंदिर है, ये भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। यहीं से दोस्तों एक प्रश्न हमारा एग्जाम में, एक बार एग्जाम में यह पूछा गया था कि रघुवंश काव्य में कालिदास ने गढ़वाल हिमालय हेतु किस शब्द का प्रयोग किया है? तो गौरी गुरु, गौरी गुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। यह प्रश्न याद रखना कि कालिदास ने गढ़वाल हिमालय हेतु रघुवंश काव्य में किस नाम का उल्लेख किया है? गौरी गुरु नाम का उल्लेख किया है, ठीक है। और एक प्रश्न एग्जाम में ये भी पूछा जाता है यहाँ से दोस्तों कि उत्तराखंड में या गढ़वाल क्षेत्र में बौद्ध मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार कब हुआ था? तो खसों के समय पे सर्वाधिक यहाँ पे हमारा क्या होता? बौद्धों का प्रचार प्रसार हुआ था, ठीक है। याद रखना आपको ये चीज़ें। अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? तो कनकपाल दोस्तों हमारा परमार वंश या पवार वंश का शासक था। और कनकपाल को परमार राजवंश के या पवार राजवंश के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और परमार राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ स्थित थी? चांदपुरगढ़ी, चांदपुरगढ़ी में इसकी प्रारंभिक राजधानी स्थित है परमार राजवंश की, ठीक है। परमार राजवंश की कुल देवी कौन थी दोस्तों? राज राजेश्वरी देवी, राज राजेश्वरी देवी परमार राजवंश की कुल देवी के रूप में जानी जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किसे कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों देवी चंद को कहा जाता है। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है दोस्तों? देवी चंद को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, हाँ देवी चंद को दोस्तों कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। और गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? श्याम शाह को, श्याम शाह को गढ़वाल का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। याद रखना आपको ये पॉइंट, और ये प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। बाकी दोस्तों आपको ये चीज़ें डिटेल्स में पढ़नी है ना, तो उत्तराखंड पोस्टमार्टम क्लासेज मैंने बनाई हुई हैं, 100 पार्ट्स उसके मैंने बनाए हुए हैं प्लेलिस्ट पे, तो वो 100 के 100 पार्ट आप देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा। वहाँ पर ये चीज़ें आपको देवी चंद, जैसे मैंने एक प्रश्न लिया है कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक, तो देवी चंद के बारे में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, वरना आगे आने वाले पार्टों में जो भी क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर भी मैं आपको इनके बारे में बताते हुए चलूंगा। अगला प्रश्न है कि चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? तो चंद राजाओं का दोस्तों राज चिन्ह क्या था दोस्तों? गाय। चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या थी? गाय थी, ठीक है। वहीं चंद राजवंश की कुलदेवी के रूप में किसे जाना जाता है? चंद राजवंश की कुलदेवी के रूप में नंदा देवी को जाना जाता है। नंदा देवी को चंद राजवंश की कुलदेवी के रूप में जाना जाता है। वहीं कत्यूरी राजवंश की कुलदेवी के रूप में भी नंदा देवी को ही जाना जाता है। याद रखना आपको, ठीक है। और नंदा देवी ऑप्शन में नहीं आएगा तो आप कोट ब्राह्मणी देवी को भी सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, तो चंद राजवंश का राज चिन्ह क्या था? गाय था, ठीक है। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? यानी कि अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? एग्जाम में यह प्रश्न यह पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों एक ही आंसर सही लग रहा है हमें, क्या? ज्ञानचंद, ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्ञानचंद के द्वारा गढ़वाल से यानी कि बधानगढ़ी से नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को चुरा कर लाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या है? ज्ञानचंद है। वैसे दोस्तों ज्ञानचंद से पहले एक हमारा शासक आता है, कौन? बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर चंद सबसे पहले जब बधानगढ़ पर आक्रमण करता है तो वहाँ से जो राज राजेश्वरी मंदिर था, राज राजेश्वरी मंदिर से एक मूर्ति चोरी करके लाता है और उसे अपने अल्मोड़ा के किले में रखवा देता है, ठीक है। तो सबसे पहला शासक जो कि गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति को चुरा कर लाया था या लेकर आया था, कौन था? बाज बहादुर चंद था। कौन था? बाज बहादुर चंद था। यह खाली नंदा देवी की मूर्ति को लेकर आया था, ठीक है, या प्रतिमा को लेकर आया था। उसके बाद में दूसरा प्रश्न आता है कि नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा को बधानगढ़ से चुरा कर लाने वाला या लेकर आने वाला शासक कौन था? वो था ज्ञानचंद, जो कि स्वर्ण प्रतिमा को लेकर आया था। इसने भी अपनी स्वर्ण प्रतिमा को दोस्तों अल्मोड़ा स्थित अपने किले में ही रखा था। उसके बाद ट्रेल कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा हमारी जो ये नंदा देवी की प्रतिमाएं थी, इनको
इनके महल से निकालकर नंदा देवी मंदिर में स्थापित किया गया था। ठीक है, यानी कि उस टाइम पे इस नंदा देवी मंदिर के प्राचीन नाम के रूप में पर्वतेश्वर मंदिर को भी जाना जाता है। ठीक है, तो मल्ला महल के किले में जो ये मूर्तियाँ रखी गई थी, नंदा देवी की प्रतिमा हो गया, नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा हो गई, ठीक है, जो कि ज्ञानचंद और बाज बहादुर चंद लेके आए थे, तो इन प्रतिमाओं को पर्वतेश्वर मंदिर में किसके द्वारा रखवाया गया था? कमिश्नर ट्रेल के द्वारा रखवाया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और उसी के बाद से इस मंदिर को नंदा देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चंद राजवंश की कुलदेवी के रूप में या फिर कत्यूरी राजवंश की कुलदेवी के रूप में भी जानी जाती है। याद रखना है आपको ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ज्ञानचंद। ठीक है, ज्ञानचंद नहीं होगा, बाज बहादुर चंद होगा, तो वो भी सही हो सकता है। और किसके द्वारा रखवाई गई थी? तो ट्रेल के द्वारा रखवाई गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश दोस्तों कार्तिकेयपुर राजवंश को माना जाता है, उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। ठीक है, और वहीं उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक राजवंश किसे माना जाता है? तो कुलिंद राजवंश को उत्तराखंड के प्रथम राजनीतिक राजवंश के रूप में जाना जाता है। याद रखना आपको ये पॉइंट। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा क्या थी? तो बहुत बार बताया हुआ है, कार्तिकेयपुर राजवंश की राजभाषा थी क्या? संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। और वहीं कार्तिकेयपुर राजवंश की लिपि क्या थी पूछा जाएगा, तो कार्तिकेयपुर राजवंश की लिपि थी क्या? कुटिला लिपि। क्या थी? कुटिला लिपि थी। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, और कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? कार्तिकेयपुर राजवंश के संस्थापक थे बसंत देव या फिर वासुदेव। याद रखना है आपको। ठीक है, इनकी प्राथमिक राजधानी कहाँ थी? कार्तिकेयपुर नामक स्थान पर स्थित थी, चमोली जनपद में। उसके बाद में इनकी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की गई? बैजनाथ स्थित कत्यूरी घाटी में स्थानांतरित कर दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों 74वां, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी का आगमन हुआ था? तो कार्तिकेयपुर शासकों के समय में उत्तराखंड में दोस्तों शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। किसका आगमन हुआ था? शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था। और ऐसा कहा जाता है कि कार्तिकेयपुर शासकों के समय शंकराचार्य के आने से पहले इस क्षेत्र पर क्या था? बौद्धों का बोलबाला था। ठीक है, यानी कि बौद्ध लोग यहाँ पे अधिकार करते थे। जो हिंदू धर्म के लोग थे वो भी बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे। उसके बाद में दोस्तों शंकराचार्य जी यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ पे उत्तराखंड में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसी कारण शंकराचार्य जी को उत्तराखंड में हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के प्रसिद्ध व्यक्तित्व के रूप में भी जाना जाता है। इसी कारण हम देखते हैं कि उत्तराखंड के जो अधिकांशतः मंदिर हैं वह शंकराचार्य के द्वारा ही बनाए गए हैं। ठीक है, तो और शंकराचार्य जी का उत्तराखंड आगमन कब हुआ था दोस्तों? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आज के आपके होमवर्क के 2 क्वेश्चन हैं कि गांव में ग्राम प्रधान मुखिया की नियुक्ति की प्रणाली किसके समय से शुरू हुई थी? और उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुलिंद किसके समकालीन थे? इन 2 प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। और आज दोस्तों मैंने ये 25 प्रश्न डिस्कस किए हैं, और ये 25 के 25 प्रश्न ऐसे हुए हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पहले पूछे जा चुके हैं। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से पढ़िएगा। और वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें। और दोस्तों अभी तक आपने प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक डाउनलोड नहीं करी हुई है, तो आप उस एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड कर लें। आपके आगामी एग्जाम से तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। कुछ प्रैक्टिस सेट्स आप वहाँ पे लगा सकते हैं, डेमो टेस्ट्स आपको वहाँ पे मिल जाते हैं, कुछ डेमो वीडियोज़ आपको वहाँ पे मिल जाती हैं, वो वीडियोज़ आप देख लीजिएगा। उत्तराखंड का जो हमारा टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है आप उसको देख लीजिएगा, वहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।